हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आई होप आप अपनी स्टडी पूरी तरह से कर रहे हो। ठीक है, जो भी वर्क आपको दिया जा रहा है वो आप रेगुलरली कर रहे हो एंड लर्न भी कर रहे हो। स्टूडेंट्स, वी हैव टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेकंड चैप्टर ऑफ आवर एसएसटी from history part. Okay, we have completed already our first chapter and today we are going to start a second chapter. Our second chapter is our from trade to territory. मीन्स कि आज हम हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू चैप्टर है हमारा ट्रेड टू टेरिटरी, मतलब व्यापार से साम्राज्य तक। ट्रेड मीन्स क्या होता है? व्यापार करना। ठीक है, तो इसका देखो, इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं हम कि ब्रिटिश जो थे, ठीक है, जो अंग्रेज थे, उन्होंने कैसे धीरे धीरे इंडिया पे आकर रूल करना स्टार्ट कर दिया। किस तरह से उनका आना स्टार्ट हुआ। उन्होंने देखो, जो सबसे पहले कौन आए थे हमारे इंडिया में, क्या करने के लिए आए थे, उनका मोटिव क्या था? ट्रेड करना, व्यापार करना। ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो ट्रेड की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी, इतनी ऐसी चीज़ें थी जिनको मतलब जिनसे इतना प्रॉफिट हो सकता था, इसलिए लोगों की नज़र, सबकी बाहरी जो कंट्रीज़ थी उनकी नज़र कहाँ रहती थी? इंडिया की मतलब जो एक कॉमर्शियल जो वैल्यूज़ थी उन पे रहती थी कि यहाँ से सस्ते दामों पे वो क्या करते थे, गुड्स को परचेज़ करते थे और महंगे दामों पे जाके बाहर बेच देते थे। ठीक है, सेल कर देते थे। इससे क्या होता था? प्रॉफिट ज़्यादा होता था इन लोगों को। इस वजह से क्या, बाहर की जो कंपनीज़ थी, ठीक है, वो मतलब फैसिनेटेड थे एक तरह से इस पे, इंडिया पे। तो सबसे पहले कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले ये व्यापार करने के मकसद से आए थे। ये इंग्लैंड की कंपनी है, व्यापार करने के मकसद से ये भारत में आए थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इनको बड़ा प्रॉफिट दिखाई देने लगा, फिर धीरे धीरे जो इंडिया के जो जितने भी धीरे धीरे हर क्षेत्र पे, हर एक रीजन्स पे इन्होंने क्या करना? रूल करना, कब्जे में करना, कंट्रोल करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में सबसे पहले पैर जमाना शुरू किए थे इन्होंने इंडिया में। तो ये किस तरह से फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, व्यापार से टेरिटरीज मतलब साम्राज्य जो थे हर जगह पे, कैसे इन्होंने अपना ओवर कंट्रोल स्टार्ट कर दिया। तो ये इस चैप्टर के ड्यूरिंग हम ये सब पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. You have read in previous classes that since ancient time, India was an important trading center. Merchants and traders from Europe and Asia came to India. The Indian traders were getting profits from this trade. So they encourage such trade. देखो, लास्ट क्लास जो लास्ट प्रीवियस जो क्लासेस 6 क्लासेस है, उस 7th क्लासेस है, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि एंशियंट टाइम में क्या था? इंडिया बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर था किसका? ट्रेडिंग का, व्यापार करने का। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं थी, पॉसिबिलिटीज़ थी किसकी? व्यापार की यहाँ पे। तो मर्चेंट्स जो थे, व्यापारी जो थे, वो क्या थे? फ्रॉम यूरोप और एशिया से कहाँ आते थे? इंडिया। द इंडियन ट्रेडर्स, उनको भी प्रॉफिट होता था इससे, व्यापार से, तो वो क्या करते थे? इनकरेज करते थे, मतलब व्यापार करने के लिए और प्रोत्साहित करते थे। ठीक है, इन 1498 ए पोर्टुगीज फ्लीट अंडर वास्को डी गामा सक्सेसफुली डिस्कवर्ड ए न्यू सी रूट। 1498 में यही देखते हुए कि यहाँ व्यापार की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो 1498 में एक पोर्टुगीज मतलब पुर्तगाली जिसे हम हिंदी में कहते हैं, पोर्टुगीज कौन था? वास्को डी गामा सबसे पहले, जिसने क्या किया था? समुद्री रास्ते की खोज की थी, सी रूट की खोज की थी, यूरोप टू इंडिया, यूरोप से भारत आने का समुद्री रास्ता खोजा था। इसे कहते हैं ना, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अरे भारत की तो खोज हुई भी थी, मतलब एक रास्ता खोजा यूरोप से भारत आने का। विच पेव्ड द वे फॉर डायरेक्ट इंडो यूरोपियन कॉमर्स, जो किसके लिए? भारत और भारतीय यूरोपीय जो कॉमर्स था, व्यापार के लिए एक रास्ता बनाया। द पोर्टुगीज सून सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट इन गोवा and Daman and Bombay. After this conquest in Goa, and Portuguese instituted the Goa Inquisition, where new Indian converts and new Christians were punished, suspected heresy against Christianity, and were condemned to be burnt. Goa became the main Portuguese base until it was annexed by India in 1961. ठीक है,
द पोर्टुगीज सून सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट। धीरे धीरे पोर्टुगीज ने समुद्री रास्ते से आए तो सबसे पहले कहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया अपना व्यापार? गोवा। कहाँ पे? गोवा में। धीरे धीरे दमन एंड दीव है, बॉम्बे है, इनकी बहुत सारे हिस्सों पे इन्होंने क्या करना शुरू किया? कंट्रोल स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो गोवा में सबसे इनका मेन जो मोटिव कहाँ था? गोवा। जो एक मेन एरिया कहाँ था इनका? गोवा था। वहाँ पे इन्होंने अपना जो ये ट्रेड जो कॉमर्शियल जो वर्क है अपना यहीं पे स्टार्ट किया था, इंस्टीट्यूट किया था। तो वहाँ पे ये क्या करते थे? वेयर न्यू इंडियन कन्वर्ट्स एंड नॉन क्रिश्चियंस वर पनिश्ड। यहाँ पे नॉन जो क्रिश्चियंस थे उनको क्या किया जाता था? पनिश किया जाता था। ठीक है। और सस्पेक्टेड हेरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, मतलब जो क्रिश्चियंस के अगेंस्ट थे, मतलब यहाँ पे ज़बरदस्ती लोगों को क्रिश्चियंस बनाया जा रहा था। ठीक है। मतलब जो नॉन क्रिश्चियन होते थे, जो क्रिश्चियंस नहीं थे, उन्हें भी पनिश किया जा रहा था। और जो ऐसा लगता था अगेंस्ट है क्रिश्चियनिटी के, उसे पनिश करते थे। धीरे धीरे मतलब इन्होंने पूरा अधिकार करना शुरू कर दिया था। मेन क्या इनका सेंटर बन गया था। गोवा बिकम द मेन पोर्टुगीज बेस। पोर्टुगीज जो पुर्तगाली थे, इनका मेन सेंटर बन चुका था। कब तक बन चुका था? अनटिल इट वाज, जब तक कि इसे भारत ने वापस अपने कब्जे में नहीं ले लिया। कब? 1961 में अनेक्स्ट कर दिया गया था, पुर्तगालियों से इसको छुड़वा लिया गया था। तब तक देखो ये 1498 से लेके 1961 तक इनके कब्जे में रहा था। ठीक है। तब तक रहा, तब तक कि इंडिया के द्वारा इनको वापस डिफीट नहीं कर दिया गया, एनेक्ट नहीं कर दिया गया 1961 में। ओके। अब है कि इसके अलावा भी देखो बहुत सारी, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी, जैसे पोर्टुगीज तो थे ही, इसके अलावा जो डच कंपनीज हैं उनका भी बहुत ज़्यादा आना जाना था। डच जो थे वो मतलब ज़्यादातर जो बाहर की कंट्रीज़ है, इनका यही रहता था मोटिव, भारत में आके इसको अपने कंट्रोल में ले लेना। ठीक है। जो डच कंपनी थी, इनके भी बहुत सारे युद्ध हुए थे। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी डच के साथ काफ़ी बैटल्स हुई थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच को भी हरा दिया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स ट्रेड इन बंगाल। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट किया था? बंगाल में। ठीक है। व्यापार स्टार्ट किया। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसकी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? हुगली नदी किनारे, कोलकाता, जो कोलकाता में है। ठीक है। 1651 में इसके किनारे एक जो पहली फैक्ट्री लगाई थी। किसने? इंग्लिश फैक्ट्री की शुरुआत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, यहाँ से। बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर नॉन एट द टाइम एज फैक्टर ऑपरेटर। उस समय क्या कहा जाता था? कंपनी के ट्रेडर व्यापारी था, उन्हें फैक्टर कहा जाता था। फैक्ट्री हैज़ ए वेयर हाउस वेयर गुड्स एंड एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड एंड इट हैड ऑफिशियल्स वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट्स। ठीक है। वेयर हाउस भी होते थे इनके, फैक्ट्री में वेयर हाउस होता था जहाँ पे जो एक्सपोर्ट करने वाली चीज़ें होती थी वो रखी जाती थी, जब बेचने वाली बाहर। ठीक है। और यहाँ पे ऑफिस भी होते थे कंपनी के, जहाँ पे जो ऑफिसर्स होते थे कंपनी के वो बैठते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड कंपनी परसुएटेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। धीरे धीरे जैसे व्यापार बढ़ने लग गया तो क्या किया कंपनी ने? वही सेटलमेंट शुरू कर दिया, और जो ऑफिसर्स थे उनको वहीं पे रहना, मतलब अपने वहीं पे बसना शुरू कर दिया उन्होंने। वहीं पे सेटलमेंट स्टार्ट कर दिए, जो ऑफिसर्स थे उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया। बाय 1696 बिगिन बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। धीरे धीरे उसके चारों तरफ किला, मतलब फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। जो कंपनी के ऑफिस थे, लोग वहाँ रहने लग गए थे, कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, तो उनके चारों तरफ एक किला बना लिया गया सुरक्षा के लिए। ठीक है। एज ए प्रोटेक्शन। 2 years लेटर इट ब्राइड मुगल ऑफिशियल इन टू गिव द कंपनी जमींदारी राइट ओवर 3 विलेजेस। धीरे धीरे मुगल अफसरों से क्या हुआ? मुगल जो अफसर थे उनको रिश्वत वगैरह दे के 3 जो विलेजेस थी उसकी ज़मींदारी, मतलब ज़मीन जो थी, लैंड थी, वो उन्होंने क्या कर ली थी? उस पर कब्जा कर लिया था। वन ऑफ दीज वाज कालीकटा। उनमें से कौन था? कालीकटा भी, जिसे हम आज कोलकाता कहते हैं। टुडे नोन एज कोलकाता। इट वाज परसुएडेड द मुगल एम्पीरियर औरंगजेब टू इशू ए फॉर्मर ग्रांटेड द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। इसके बाद औरंगजेब जो थे, मुगल शासक थे, उससे भी इन्होंने क्या ले लिया था? मतलब
बहला फुसला के एक फरमान जारी करवा लिया था। मतलब बोल रहे थे कि ये फरमान जारी कर दे कि जो कंपनी को बिना टैक्स चुकाए, राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, मतलब बिना टैक्स चुकाए उन्हें व्यापार करने दिया जाए। ठीक है। The company tried continuously to press for more concessions and manipulate existing privileges. Aurangzeb's फरमान, for instance, had granted only the company the right trade duty free. अब धीरे धीरे वो क्या कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे सबको। औरंगजेब है उनको मैनिपुलेट कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि वो कंपनी को मतलब बिना टैक्स चुकाए काम करने दे। लेकिन इस चीज़ के मतलब ग्रांट तो हो गई थी परमिशन, लेकिन इसका फ़ायदा कौन उठा रहे थे, उसके ऑफिसर्स। बट ऑफिशियल ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट रेड, मतलब उसके जो अफसर थे जो प्राइवेट वर्क कर रहे थे, प्राइवेट अपना व्यापार कर रहे थे, वो भी इसका फ़ायदा उठा रहे थे कि हम भी टैक्स नहीं चुकाएंगे और एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। दिस दे रिफ्यूज़ टू पे, उन्होंने मना कर दिया कि हम भी पे नहीं, कंपनी नहीं देगी तो हम भी नहीं चुकाएंगे। कॉजिंग एन इनमें लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल, इससे क्या हुआ, बंगाल के जो नवाब थे उनके पास अब पैसा कहाँ से आए, क्योंकि नवाब जो राजा थे उनके पास पैसा कहाँ से आता था, टैक्स से ही तो आता था। अब टैक्स चुकाने से मना कर दिया कंपनी ने। फिर धीरे धीरे कंपनी के अफसर भी, मतलब वो कहते हैं ना कि एक को फ़ायदा होता है दूसरा भी सोचता है मुझे भी फ़ायदा हो, तो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने भी मना कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि खजाना जो होता है वो इसी से तो फिल होता है, नवाबों का जो था। अब धीरे धीरे टैक्स ही नहीं आएगी, रेवेन्यूज़ नहीं आएंगे, तो लॉस में जा रहा था। ठीक है, पूरा जो रियासत थी वो लॉस में जा रही थी। दिस मेड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान राइज अप इन द प्रोटेस्ट एंड द डिफीट ऑफ द नवाब वॉज अ फोर्स लेड बाई मीर जाफर, वन ऑफ द Sirajuddaullah's commander never fought the white battle. Clive had managed to secure his support by promises to make him Nawab after crushing Sirajuddaulah. देखो अब क्या हुआ इसके बाद में, इस तरह से अब नवाब के पास पैसा नहीं आ रहा था, टैक्स नहीं आ रहा, तो क्या हुआ, जो वहाँ के जो नवाब थे बंगाल के, मुर्शिद कुली खान, वो बड़े मतलब उनको बहुत गुस्सा आना संभव था, मतलब आना ही था उन्हें तो। ठीक है, तो वो क्या हुए, वो एक तरह से मतलब विरोध में आ गए। ठीक है, अगेंस्ट हो गए इस चीज़ के। लेकिन जो मीर जाफ़र इसके कमांडर थे, मुर्शिद कुली खान मुर्शिद कुली खान को क्या कर दिया गया, इसके बाद में हरा दिया गया था। मुर्शिद कुली खान का विरोध किया गया था। ठीक है, विरोध किया गया। इसके बाद में जो सिराजुद्दौला जब कमांडर बने थे तो उनमें एक मीर जाफ़र था, उनका जो सिराजुद्दौला का कमांडर था मीर जाफ़र। ठीक है, उसे अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया था, मतलब एक लालच दिया था इन्होंने, अंग्रेज़ों ने कि तुम इसको हम हराने में हमारी हेल्प करोगे तो हम तुम्हें नवाब बना देंगे। और मीर जाफ़र तो उनके मतलब अंग्रेज़ों के साथ था, तो इसको ये लालच दिया गया कि तुम हमारी बात मानोगे और इसके विरुद्ध हो जाओगे, एक इसके अगेंस्ट हो जाओगे, इसको हरा दोगे, हराने में हमारी हेल्प करोगे तो हम तुम्हें नवाब बना देंगे। ठीक है, द बैटल ऑफ प्लासी, अब इसमें क्या हुआ, इससे युद्ध हुआ। कौन सा बैटल हुई, प्लासी की बैटल जो थी। बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया, मतलब ये बहुत फेमस बैटल मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी विक्ट्री थी, बड़ी जीत थी ये, किसकी, कंपनी की जीत थी। किस पे, वॉन इन इंडिया, इंडिया के ऊपर सबसे पहली जीत और सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने चारों तरफ अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था। बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ प्लासी वाज ए डिसीव विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत बड़ी एक विक्ट्री थी, जीत थी, किस पे, भारत पे, किसकी, ब्रिटिश इंडिया इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की। नवाब ऑफ बंगाल एंड हिज फ्रेंच अलायंस ऑन 23 जून 1757, कब हुई थी, 23 जून 1757, 23 जून 1757, अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, किसकी लीडरशिप में, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये अंग्रेजों के थे, रॉबर्ट क्लाइव, विच वॉज पॉसिबल ड्यू टू डिफेक्शन ऑफ मीर अली खां। द बैटल हेल्प द कंपनी सीज कंट्रोल ऑफ ओवर, इस बैटल से मतलब क्या हेल्प मिली, किस चीज़ की हेल्प मिली, कि पूरा सीज कंट्रोल करना किस पे, बंगाल पे। ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स द सीज कंट्रोल ऑफ द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट म्यांमार, इसके बाद 100 सालों तक कंट्रोल रहा, कहाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, म्यांमार, इसके अलावा म्यांमार पे भी, बर्मा जो बोला जाता है, म्यांमार जो है उस पे, और भारतीय
इंडिया के सब कॉन्टिनेंटल पोस्ट ज़्यादातर हिस्से पे कब्जा हो गया था 100 सालों तक इस लड़ाई के बाद भी। द बैटल टुक प्लेस एट पलाशी, कहाँ पे लड़ी गई थी? पलाशी नाम की जगह। इंग्लिश वर्जन प्लेसी, मतलब ये एक उस प्लाशी जो है एक जगह का नाम है, ठीक है। यहाँ पे क्या एक्चुअली पलाश के फूल बहुत ज़्यादा होते थे, इस वजह से इसका नाम पलासी हो गया, ठीक है। लाल रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं प्लासी के, जिससे गुलाल, होली वाला जो गुलाल बनाया जाता है। तो प्लासी जो एक प्लेस का नाम है, वहाँ पे ये लड़ी गई थी ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर, हुगली नदी के किनारे, अबाउट 150 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ कैलकाटा एंड साउथ ऑफ मुर्शिदाबाद, देन कैपिटल ऑफ बंगाल। द बैलीगेट्स वर द नवाब सिराजुद्दौला, किसके बीच में? ये सिराजुद्दौला जो नवाब बन गए थे। द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, जो बंगाल के लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब थे, ठीक है। इसके बाद तो कंपनी ने अपने नवाब लगा दिए थे, ठीक है। एक तो मीर जाफ़र जो था, जिसे इन्होंने लालच दिया था, और इसके बाद में मीर जाफ़र के बाद ये खुद ही नवाब बन बैठे थे, कंपनी वाले जो थे। तो सिराजुद्दौला कौन थे? लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब थे। एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सिराजुद्दौला हैड बिकम द नवाब ऑफ बंगाल द ईयर बिफोर एंड ही ऑर्डर्ड द इंग्लिश टू स्टॉप। तो जब सिराजुद्दौला नवाब बन गए थे, पहले तो जो थे कौन थे? नवाब मुर्शिद कुली खान जो थे, उन्होंने जब इसका विरोध किया, ठीक है, तो इसको दबाने की कोशिश की अंग्रेज़ों ने। उसकी मौत, जो डेथ के बाद में कौन बन गए थे? सिराजुद्दौला, नहीं सॉरी, इनके बाद में अली वर्दी खान बने थे, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद सिराजुद्दौला बने। इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया कि इसको ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को, मतलब इनकी बात नहीं मानते थे। तो जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने इसको रोकने की कोशिश की। ही ऑर्डर्ड द इंग्लिश टू, अंग्रेज़ों को स्टॉप करने के ऑर्डर दिए। एक्सटेंशन ऑफ द फोर्टिफिकेशन, रॉबर्ट क्लाइव ब्रिब्ड मीर जाफ़र द कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब्स आर्मी। तो इस पर गुस्सा होकर रॉबर्ट जो क्लाइव थे, अंग्रेज़ों के जो थे ये, उन्होंने इस जो मतलब जो ये लड़ाई हुई थी, इसमें कमांडर एक तरह से यही थे, रॉबर्ट क्लाइव जो थे अंग्रेज़ों की तरफ से। इन्होंने क्या किया? मीर जाफ़र था कमांडर, एक किस में था? इन चीफ ऑफ द नवाब की जो आर्मी थी, सिराजुद्दौला की जो सैनिक थे, आर्मी थी, उसमें जो कमांडर सरदार था मीर जाफ़र, इसको अपने मतलब एक तरह से अपनी साइड में ले लिया। एंड ऑल्सो प्रॉमिस्ड, इसको प्रॉमिस भी किया टू मेक हिम नवाब, कि हम तुम्हें नवाब बना देंगे बंगाल का, कि तुम हमारा साथ दो। क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला एंड प्लासी इन 1757 कैप्चर कलकत्ता। तो क्या किया? मतलब देखो, ये जो मीर जाफ़र था, इसने इसको अपनी तरफ ले लिया था, किसने? अंग्रेज़ों ने, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने इसको लालच दिया था। तो मीर जाफ़र ने क्या किया? जब ये युद्ध लड़ने के लिए आए थे, लड़ाई लड़ने के लिए, सिराजुद्दौला और इनकी जो सेनाएं आपने सामने थी, किसकी? सिराजुद्दौला की और कंपनी की, ठीक है। तो और सिराजुद्दौला का जो कमांडर कौन था, सेना का सेनापति कौन था? मीर जाफ़र था। लेकिन मीर जाफ़र उस समय जब लड़ना था, तो मीर जाफ़र अपनी सेना की जो उसको टुकड़ी जो दी गई थी कि भाई इस सेना का तुम्हें कमांड करना है, तो वो सेना को ही वहाँ नहीं लेके आया। तो इससे क्या हो गया? सिराजुद्दौला हार गए, ठीक है। तो क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला, अब क्लाइव ने इसको हरा दिया, और प्लासी का ये जो बैटल थी 1757 में हुई, और कलकत्ता पे क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया कलकत्ता को, मतलब अपना अधिकार कर लिया। द ब्रिटिश सेंड reinforcement अंडर कॉलोनल रॉबर्ट क्लाइव एंड एडमाइरल चार्ल्स वॉस्टन फ्रॉम मद्रास टू बंगाल एंड recaptured कलकत्ता. क्लाइव देन सीज द इंटेंटिव टू कैप्चर द फ्रेंच फोर्ट ऑफ चंदेर नगर, मतलब बहुत सारी जगहों को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। टेंशन द सस्पेंशंस बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश क्लिमिनेटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। द बैटल ऑफ प्लासी एंड द resilient victory of the British East India Company led to puppet governments installed by them in various states of India. मतलब इसके बाद में कौन बन गए? नवाब किसको बना दिया गया था? मीर जाफ़र को। फिर वो क्या, एक तरह से पपेट हो गए थे। पपेट मतलब क्या हो गए थे? पपेट किसी का में कठपुतली, जैसे वो नवाब क्या हो गए थे? कठपुतली हो गए थे अंग्रेज़ों की। जैसे कठपुतली को कैसे भी नचाते हैं, कठपुतली नचाने वाला जो होता है वो किसी तरह से नचा सकता है, तो इतने पपेट हो गए थे गवर्नमेंट जो हो गई थी उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और बहुत सारे हिस्सों पे क्या कर लिया था? टेक ओवर कर लिया था। दिस लैड टू ए अनलीजिंग ऑफ एक्सेस मैल प्रैक्टिकल्स एंड एट्रोसिटीज बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
इन द नेम ऑफ टैक्स कलेक्शन, और धीरे धीरे हर तरह के टैक्स ये खुद लेने लग गई थी कंपनी। ठीक है, इस तरह से इन्होंने क्या किया था, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी और रूल करना धीरे धीरे कब्जे करने शुरू कर दिए थे किस पे, इंडिया के अलग अलग प्लेसेस पे। ओके बच्चों, आज हम इतना ही पार्ट करने वाले हैं इसका, नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।